सारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय न्याय संहिता 2023। यूपीएसआई के सिलेबस में नया ऐड हो गया है, साथ ही सभी जुडिशियल एग्जाम्स में ऐड हो गया है ना। तो हम लोग इसको देखने चल रहे हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें पढ़नी है। अभी तक लगातार हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। हमने धारा 1 को पढ़ा, धारा 2 को पढ़ा, यानी परिभाषा खंड देखे बहुत सारे। फिर हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से पहले अभी तक हमने जनरल एक्सेप्शन में सम्मति के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किन स्थितियों में हमें बचाव मिल सकता है। वो सारी बातें पढ़ने के बाद अब हम जिस जगह पर आकर खड़े हो गए हैं, जनरल एक्सेप्शन का ही भाग है और इसका नाम है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। क्या नाम है इसका? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, अब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहाँ दिया गया है? ये दिया गया है हमारे सेक्शन 34 से सेक्शन 44 के बीच में, 34 से 44 के बीच में। अगर हम इसी का दूसरा नाम देखें, अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। और दूसरा नाम, हिंदी वाला एक और नाम देखें तो कहा जाता है निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, ध्यान रखिएगा इन बातों को। अगर हम पुरानी किताब आईपीसी की तरफ जाएं, सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1860 की जो किताब है, तो 96 to 106 यहां पर इसका उल्लेख था। अगर पुरानी किताब पढ़ें तो उसमें 96 से 106 में था, और इसमें क्या है 34 से 44 के बीच में। अब इस चैप्टर का नाम है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है। अंग्रेजी का ही वर्ड यहाँ यूज किया गया है, हिंदी किया गया। और 34 सेक्शन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा समझ लें प्राइवेट प्रतिरक्षा है क्या बेसिकली। देखिए, अगर हम बात करें कि जीवन की, तो ये जीवन हम लोगों को प्रकृति ने, जीवन है हमें कैसे मिला है? प्रकृति से मिला है। देने वाला कौन है? प्रकृति। अगर हम आस्थावान हैं और ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हम इसे ईश्वर भी कह सकते हैं। अब ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। मुसलमान है, मुस्लिम है तो अल्लाह बोलेगा, क्रिश्चियन है तो गॉड बोलेगा, है ना। इस तरह से हिंदू है तो हिंदू सनातन के देवी देवताओं का नाम लेगा, बौद्ध परंपरा में है तो महात्मा बुद्ध को बोलेगा, इसको भी बोलना है। कुल मिला के या तो हम ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं, या इन दोनों को एक ही माना जा सकता है कि प्रकृति या ईश्वर ने हमें जीवन प्रदान किया। हजारों लाखों जीव इस धरती पर जी रहे हैं, एक दो जीव नहीं, यानी कितने प्रकार के जीव। समुद्र के जीव अलग हैं, थल के जीव अलग हैं, वायु के जीव अलग हैं, है ना। तो ऐसे, और भूमि के अंदर के जीव अलग हैं। जीवों की श्रृंखला बहुत प्रकार की है, लेकिन जो हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो तो यहाँ हमारा केंद्र बिंदु मानव है, ठीक है। हम ह्यूमन की बात करें, लेकिन ये जो अधिकार है जिसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ये अधिकार हर जीव को प्राप्त है। अब ये जीवों को कैसे प्राप्त है? जितने भी जीव इस धरती पर हैं, आप किसी भी जीव को ले लें, आप चींटी ले लें, ठीक है, आप चींटी ले लें, केकड़ा ले लें, सांप ले लें, जो भी आपको लगता है, हिरन ले लें, शेर ले लें, आप इन सबको देखेंगे कि ईश्वर ने इन्हें कुछ विशेषताओं के साथ इस धरती पर भेजा है। अब चींटी है तो चींटी के पास में अपना जहर है, यानी उसके पास पॉइजन है, जहर काट लेती है, अब देखिए लाल पड़ जाता है, वो उसकी प्रतिरक्षा का अधिकार है। चींटी आपको काटने नहीं आती, जब हम वहां जाते हैं, हम उसे कहीं दखलंदाजी करते हैं, तभी चींटी काटती है। यानी जब हम किसी जगह जाते हैं, केकड़ा है, केकड़ा पानी में रह रहा है, आप पानी में घुस गए तभी काटा ना। ये तो नहीं कि आपके फ्लैट में आके ऊपर चढ़ के केकड़ा काटने आया, बनी नहीं है उसकी। इसी प्रकार सांप है, सांप जो है घूम घूम के काटने के लिए नहीं घूम रहे,
जब उन्हें असुरक्षा की भावना पैदा होती है तब वो अपनी आत्मरक्षा में ऐसा कार्य करते हैं। हिरन है बिल्कुल शाकाहारी जीव, घास खाने वाला, लेकिन अगर सामने से आप आ जाएंगे तो वो भी अपना सींग विंग कुछ मारेगा, बचाव करेगा। शेर है, शेर अगर खाना पीना खाए बैठा हुआ है तो उसे कोई लेना देना नहीं, आप निकल जाइए बाइक से बगल से। लेकिन अगर भूखा है तो वो भूखे रहने पर तो अपने प्रयास करेगा ना। सबकी प्रकृति एक ऐसी नहीं है, कुछ घास खाते हैं, कुछ जो है मांस खाते हैं। मानव ही ऐसा जीव है जो सब कुछ खाता है। सबकी प्रकृति ईश्वर ने अलग अलग बना के इस धरती पर भेजी, लेकिन मानव ही ऐसा जीव है जिसको सब है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, गंदी चीज भी खाता है, बुरी चीज भी पीता है, गुटखा, सिगरेट, दारू, ये सब उसके अलग अलग आइटम जंगलों में ही नहीं है। हम कहते हैं उनकी सभ्यता विकसित नहीं हुई, लेकिन सभ्यता भले ही विकसित नहीं हो, वो गंदगी भी तो नहीं अपनाई उन्होंने। हमारे में सब सारी चीजें हैं। तो हम यहाँ जो बात करना चाह रहे हैं कि जब इन पर कहीं से आक्रमण होता है तो ये क्या करते हैं, अपनी प्रतिरक्षा करते हैं। ये सामान्य नियम। तो जो हमें अधिकार मिल रहा है, अब हम यहां बात कर रहे हैं मानव के संदर्भ में, तो जब किसी मानव पर आक्रमण होता है, अटैक, तो उस मानव अटैक के विरुद्ध अपनी रक्षा करनी है। एक ऑप्शन है कि कोई आक्रमण करे, आप मर जाइए, मर जाओ। एक है कि सामना करो, और जो सामना करने की बात है वही रक्षा है। हमें कोई डंडे से मारना चाह रहा है, हम खड़े होकर डंडा खाते रहे तो ये तो कायरता के लक्षण है। हमें कानून कायर नहीं बनाता। कानून कहता है कि लाठी मार रहा, बचाव करो लाठी से उसका, जैसे भी बचाव कर सकते हो, अपनी रक्षा करो जीवन की। तो यही जो बातें हम आपसे कह रहे हैं वही क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़नी। ठीक है, तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब क्या है? आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रयोग किए गए अधिकार को ही हम निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कहते हैं। यानी अटैकर हैज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अटैकर को अधिकार नहीं है, आक्रमणकर्ता को अधिकार नहीं कि वो कहे साहब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, हमने पहले गोली चलाई, नहीं लगी, अब फिर मैं मारूंगा, अब मुझे अधिकार है। ऐसा नहीं। ध्यान रखिएगा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इस व्यक्ति को है जिस पर आक्रमण हुआ है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखने की है। आइए फिलहाल चलते हैं, इसी में आप एनकाउंटर भी समझेंगे, इसी में ढेर सारी बातों को आप देखेंगे, है ना। इसी में आपको समझने का अवसर मिलेगा कि एनकाउंटर कैसे किया जाता है या एनकाउंटर कैसे होता है ना। इन सारी बातों को देखेंगे, ये समझ में आया होगा आपको। अब जो सेक्शन 34 है, ये क्या कहता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। की गई बातें क्या कहता है? कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है। कोई बात अपराध नहीं है, यानी कोई बात क्या नहीं है? अपराध नहीं है, नहीं है। जो किसमें? जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है। हमने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब कोई व्यक्ति आक्रमण करेगा तो हमें उसके खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। तो क्या कह रहा है कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा, यानी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है, ऐसी कोई बात क्या है, वो अपराध नहीं है, उसे हम अपराध की कोर्ट में नहीं रखेंगे। अब ये धारा हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। क्वेश्चन आता है कि भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें किस धारा में मिलता है? ऑप्शन में 34 है, 32 है, 31 है, 33 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34। लेकिन अगर ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहां पर है? ऑप्शन ए सेक्शन 34, ऑप्शन बी सेक्शन 35,
ऑप्शन सी सेक्शन 34 टू 44, ऑप्शन डी सेक्शन 22। अब ये क्वेश्चन आ गया, अगर हम इसमें से ये वाला ऑप्शन ना दें, यहां पर हम कोई और ऑप्शन बना दें, तो फिर उत्तर ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन दे दें हम इसमें, तो ये पूरा चैप्टर ही इसमें है, तो फिर तो आंसर यही होगा ना, पूरी बात तो इसी में पढ़ने को मिलेगी ना हमको। ध्यान देना है कि 34 से 44 में ही हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिला है और मिलेगा, है ना। और वैसे भी सामान्य जीवन में भी आपको आना चाहिए। किताबें इसलिए पढ़ी जाती हैं कि हम उससे ज्ञान अर्जित करें, और लॉ की किताबें इसलिए पढ़ी जाती है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम उससे कुछ सीख भी, ये सारी चीजें हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर फिर से एक बार दिखा दूं, क्या कहा जा रहा है, आपकी हेडिंग क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये सेक्शन 34 है और आईपीसी का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 96। याद रखिएगा, ये 34 और आईपीसी का सेक्शन 96, ये बात यहां रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहली धारा हमने आपको बताई 34, ठीक है। इसे अपनी इजी लैंग्वेज में जैसा मैंने समझाया है, जो समझ में आपको आया उसे बढ़िया से लिख लीजिए। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब सेक्शन 35 की हम बात कर सकते हैं आईपीसी के सेक्शन से 97। ध्यान देंगे, क्या कहता है, शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। यानी अब हमारे सामने ये बातें आ गई कि कौन सी चीजों की प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात है, तो शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। और क्या कहते हैं, धारा 37 में अंतर्विष्ट निबंधनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह, अब ये भाषा थोड़ा सा टेक्निकल हो जाती है, 37 तो हम बाद में ही पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद, हो सकता है कल आप पढ़ें इसको, लेकिन 37 में आप ये जान लीजिए कि लोक सेवक का कार्य है, लोक सेवक का कार्य। और सामान्य ढंग से जान लीजिए, लोक सेवक के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का सामान्यतः कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, सामान्यता शब्द आया। लेकिन अगर मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाए या गंभीर चोट की हो जाए तो लोक सेवक के विरुद्ध भी अधिकार है, ठीक है। हम इसे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना समझिए कि लोक सेवक, जो लोक सेवक को मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था परिभाषा खंड में, कि सभी सेना के अधिकारी, सभी जो प्रोफेशनल लोग थे, पंचायत के सदस्य थे, पुलिस के अधिकारी थे, और वो तमाम लोग जिन्हें सरकार से वेतन मिलता है और किसी दायित्व के निर्वहन की बात की जाती है, लोक सेवक के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपसे क्या कहा कि दो चीजों की बात हो रही है। अभी कहा गया था 34 में कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, कहा गया कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी ओपनली कह दिया गया। अब उसे डिफाइन कर रहे हैं वो कि दो जगहों पर, शरीर और संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, शरीर और संपत्ति के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसकी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 37 के नियंत्रण में, 37 के रिस्ट्रिक्शंस के अंडर में रहते हुए में प्राप्त है। अब क्या प्राप्त है इसे देखिएगा, ठीक है। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। क्या कहा जा रहा है कि सेक्शन 37, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है, यानी लोक सेवक का जो कार्य है, लोक सेवक के कार्य को ध्यान में रखें, उसके खिलाफ नहीं करना है सामान्यता। लेकिन अगर वो भी जान से मारने की स्थिति में आ जाए, हाथ पैर तोड़ डालेगा हमारे, तो उसके विरुद्ध भी हमें अधिकार है। 37 में हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो यहां ध्यान रखिए, इसके अधीन रहते हुए क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर
की प्रतिरक्षा करे। यानी जो शरीर के संदर्भ में बात कही जा रही है, ये किसके शरीर की है? अपने शरीर की है और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की। ठीक है, इन दोनों की प्रतिरक्षा की बात की जा रही है। ये 37 हमें प्रतिरक्षा का अधिकार देता है किस संदर्भ में? शरीर के संदर्भ में और संपत्ति के संदर्भ में, अपने शरीर के संबंध में और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में, दोनों के लिए। मेरे सामने अपरिचित आदमी को कोई मार पीट रहा है, मुझे उसे बचाने का अधिकार है, ये कानून कहता है। सामाजिकता कहती है कि क्यों उलझ रहे हो, अनावश्यक मत उलझो, विवाद पैदा हो जाएगा। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। कानून अगर ये नहीं कहे, कोई किसी के मामले में कभी नहीं आएगा, हमेशा उत्पात मचा रहेगा, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती रहेगी, बच्चों को किडनैप करके ले जाएंगे, कोई बोलेगा ही नहीं। इसीलिए धारा बनाई गई है, अपने शरीर की और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। अगर आपको लगता है तो चीजें करें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो पहला खंड आपने पढ़ लिया, शरीर की बात। आइए अब अगले खंड में चलते हैं। दूसरा खंड कहता है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध, यानी संपत्ति की बात आ रही है। संपत्ति की बात आ रही है तो स्पष्ट किया जा रहा है संपत्ति में कौन कौन सी संपत्ति, कौन कौन से मामले। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्टी या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है। जो चोरी, लूट, रिष्टी, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, वही बात फिर आई, ध्यान दीजिएगा, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, संपत्ति की रक्षा करे। अब इस बात को समझिएगा, संपत्ति कौन सी है? संपत्ति दो है, जंगम कहा जा रहा है और स्थावर कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम इसे आगे थोड़ा बढ़ा के लिखें तो बेहतर रहेगा, जगह मिल जाएगी। यहां देखें, संपत्ति की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को कहा जा रहा है कि चाहे वह जंगम हो यानी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, या स्थावर हो यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिसे हम सामान्य ढंग से कह सकते हैं चल संपत्ति, और इसे हम कह सकते हैं अचल संपत्ति। चल अचल संपत्ति हो, और क्या कहा जा रहा है, ये संपत्ति चाहे अपनी हो या किसी अन्य व्यक्ति की, किसी अन्य व्यक्ति की। और किन चीजों के विरुद्ध कहा जा रहा है? कहा जा रहा है चोरी, लूट, गृह अत्याचार, रिष्टी। या तो इनकी बात हो या इनको करने का प्रयत्न हो। या तो ये चोरी करते समय की बात हो या इनको करने का प्रयास हो रहा हो, उस स्थिति में हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसे बचाएं। और चाहे वो संपत्ति चल हो चाहे अचल हो, है ना। तो यहां पर ध्यान देना है कि चोरी क्या है, चोरी के संदर्भ में क्या परिभाषित किया गया। चोरी को देख लें। चोरी माने होता है कि कोई चल संपत्ति उसको बेईमानी पूर्ण आशय से सहमति के बिना ले जाना, छिपाना या हटाना, ये चोरी की परिभाषा है। चोरी जब भी होगी वो हमेशा चल संपत्ति की होगी, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, चल। दूसरा, इसको करते समय बेईमानी पूर्ण आशय होना चाहिए। जो व्यक्ति चोरी कर रहा है उसका आशय कैसा होना चाहिए? बेईमानी। और क्या है? सहमति के बिना हो। किसकी सहमति? मालिक की सहमति, स्वामी की सहमति, कब्जाधारक की सहमति, इसके बिना हो। और ले जाए या छिपा दे या हटा दे मूल स्थान से, तो कहते चोरी का अपराध होगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें अधिकार है अपनी संपत्ति के संदर्भ में और किसी अन्य व्यक्ति के संपत्ति के संदर्भ में। क्या हो रहा है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द हमारे पास आया लूट।
लूट जो है, जब एक या एक से अधिक व्यक्ति, किंतु 5 से कम व्यक्ति बलपूर्वक चोरी करते हैं। बलपूर्वक चोरी यानी चोरी में चोरी प्लस बल जुड़ जाए तो ये बन गया लूट। जब चोरी में फोर्स जुड़ जाता है, यानी चोर जब कट्टा लेकर आए, रिवॉल्वर लेकर के आए, चाकू लेकर के आए, भाला लेकर के आए, त्रिशूल लेकर के आए और फिर आपसे कहे निकालो सामान, चोर नहीं है वो लुटेरा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। गृह अतिचार, घर में किसी के कोई प्रवेश कर रहा है, मान लो किसी का घर है, ये घर बना हुआ है किसी, एक दरवाजा यहाँ है, एक छोटी खिड़की ये है, यानी जाने आने का रास्ता क्या है, इन्हीं दरवाजे से है और दोनों दरवाजे लॉक है और कोई आदमी खिड़की से घुस रहा है किसी के यहाँ, तो ये क्या कर रहा है, गृह अतिचार कर रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है। या दरवाजा लॉक है, ताला लगा है बाहर से, इसका ताला तोड़ के घुस रहा है, या सिटकिनी अंदर से बंद है, सिटकिनी खोल घुस रहा है। यानी किसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति में प्रवेश करता है, जहां से जाने का उसे अधिकार था उस स्थान से ना जाकर किसी अन्य स्थान से ही प्रवेश करता है और वहां बना रहता है, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, अतिचार। घर में करता है तो गृह। दृष्टि क्या है, दृष्टि को ध्यान दीजिए, इन सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अंग्रेजी में से कहते हैं मिसचीफ। इसमें किसी व्यक्ति का लाभ हो या ना हो, लेकिन अन्य व्यक्ति की हानि हो जाए, यानी लाभ हो या ना हो पर किसी अन्य की हानि हो जाए। जैसे किसी की फसल बढ़िया पकी है, आपने जाके कंडा उसमें सुलगता हुआ कंडा रख दिया, आपका कोई लाभ नहीं होना है, लेकिन अगले का खेत, ये है फसल बढ़िया पकी हुई है, आपने नहर का जो पानी जा रहा है उसको खोल दिया, आपने पूरे खेत में पानी भर गया, पूरी फसल लेट गई, अब ना वो कट पा रही ना कुछ हो पा रहा, बर्बाद हो गया वो। ये है दृष्टि। तो अगर ऐसा अपराध हो रहा है या उसका प्रयत्न हो रहा है तो हमें क्या है, अधिकार प्राप्त है। और अधिकार कैसे किसको है प्राप्त, अपने संदर्भ में है और किसी अन्य व्यक्ति के संदर्भ में भी है। ये धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है कि भैया ये बताएं कि शरीर और संपत्ति का अधिकार कहाँ दिया गया है। अब ये सेक्शन क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कौन सेक्शन हो जाएगा, नहीं 35 हो जाएगा। 35 में हमें क्या दे दिया गया, शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें शरीर और संपत्ति दोनों की बात है, मैंने समझा दिया आपको, इसे एक बार देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगली धारा है आपकी 36 और ये आईपीसी की धारा है सेक्शन 98। ये 36 जो है नई धारा है, याद रखिएगा, ये यूपीएसआई परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा गया था, यही हेडिंग दे दी गई थी और किस धारा से संबंधित है तो सीधा उत्तर लगाना था। पेपर आप देख लीजिए क्या कहा जा रहा है, गौर से देखें। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। हेडिंग कहती है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो, यानी इसका चित्त क्या हो, विकृत हो। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे तो बेहतर रहेगा। आइए अब इसके अंदर पढ़ते हैं। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव या चित्त विकृति या मत्तता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण
वह अपराध नहीं है। तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के विरुद्ध वैसा होने की दशा में रखता। इसमें ध्यान देंगे कौन कौन सी बातें आई हैं, उन्हें गौर से समझिएगा। कहा गया है बालकपन, बालकपन। कहा गया विकृत चित्तता, मत्तता, भ्रम, समझ की परिपक्वता, यानी अगर इस कैटेगरी के लोग, ये वाली जो कैटेगरी हमारे सामने है, ये धाराएं हमने पढ़ के आए हैं अभी हम, इनके कार्य के विरुद्ध हमारे, इनका जो कार्य है, इनके कार्य को अपराधी नहीं माना जाता। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा की जाती है। कोई बात अपराध नहीं है जो विकृत चित्तता के कारण की जाती है। कोई बात अपराध नहीं है जो मत्तता के कारण होती। पढ़ा हमने, परिपक्वता की समझ की परिपक्वता, मेच्योरिटी ऑफ माइंड की बात को पढ़ा, भ्रम को पढ़ा हमने। इनमें अपराध ही नहीं है। इस धारा को अगर देखते हैं तो किया गया कार्य क्या होगा, अपराध नहीं है, नहीं है। धारा क्या कहती है, ये धारा क्या कहती, धारा कहती है कि ये व्यक्ति जो कार्य करते हैं वो अपराध नहीं है। तो अगर ये किसी पर आक्रमण कर देंगे तो हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है कि नहीं, बस ये पूछा जा रहा है। तो मान लो ये कोई एक व्यक्ति ए है, इन लोगों ने इस पर आक्रमण किया। क्या किया, आक्रमण। धारा कहती है कि अगर ये लोग आक्रमण करते हैं तो इस व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अधिकार, अगर ये लोग कोई कार्य करते हैं, वो आदमी मर जाता है, तो इनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। उसी प्रकार से इनके कार्य के विरुद्ध इसके द्वारा जो प्रयोग किया जाएगा वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, बचाव मिल जाएगा। क्योंकि इन्हें अधिकार है, इन्हें छूट मिली हुई है। तो भाई ऐसे तो पागल बन के या पागल जो है सबको मार डालेंगे पूरे देश को, ये नहीं हो पाएगा। तो पागल अगर अपनी बुद्धि की वजह से ऐसा कर रहा है तो हमें मरने के लिए किसने कहा है कि हम मर जाएं, हम चोट खा जाएं? हमें तो रक्षा करनी चाहिए ना अपनी। तो इसलिए हमें यह अधिकार दिया गया। जब हम शेर के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकते हैं, भालू के विरुद्ध कर सकते हैं, सांप के विरुद्ध कर सकते हैं, तो इंसान जब हमको मारने आ रहा तो हम क्यों रक्षा नहीं करेंगे? तो हर उस आक्रमणकारी के विरुद्ध हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब ये लोग अगर कोई कार्य करते हैं तो इनके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन इनके कार्य के विरुद्ध हर व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये हेडिंग थी आपकी, आप गौर से इसे देखेंगे तो यही लाइन आपकी लिखी मिलेगी। क्या कहा गया है? ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत चित्त आदि हो। और क्या कहा जा रहा है लास्ट में? तब प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता। अगर वो कार्य में नॉर्मल आदमी काम करता तो हमें अधिकार था, तो जब ये लोग कर रहे हैं तो इनके विरुद्ध भी हमको अधिकार है। कुल मिला के हमें अधिकार विकृत चित्त व्यक्ति के विरुद्ध भी है, मतता वाले के विरुद्ध भी है, हमें भ्रम वाले के विरुद्ध भी है, परिपक्वता की समझ वाले के विरुद्ध भी है, बच्चे के विरुद्ध भी है। क्या हो रहा है? तो आज हमने जिन सेक्शंस को पढ़ा है, उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आइए आगे देखिए। या विकृत चित्त व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है। क्या कहा जा रहा है? एग्जाम्पल को देखिए। या विकृत चित्त व्यक्ति, पागल व्यक्ति का को जान से मारने का प्रयत्न करता है या किसी अपराध का दोषी नहीं है। कानून भी यही कहता है, पागल किसी को जान से मारने की कोशिश करे तो वो तो दोषी है नहीं, क्योंकि पागल है, विकृत चित्त है, सही है। किंतु का को, अब इस व्यक्ति की बात होती है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वह या के स्वस्थ चित्त होने की दशा में रखता। ये तो अभी पढ़े हैं आप कि अगर या स्वस्थ चित्त होता तो हमें अधिकार होता ना। तो विकृत चित्त है तब भी हमको अधिकार है। ये थोड़ी कि तुम पागल हो तो हमको मार डालोगे। ये बात ध्यान रखना है।
ये अधिकार उसको हमेशा रहता है। एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। चलिए अब अगली धारा है, ये सेक्शंस को हम लोग फिर कल देखेंगे। आज सभी हमने जिन सेक्शंस को पढ़ा है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के 34, 35, 36 देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल आगे चर्चा करेंगे 37, 38 इन पर बात करेंगे। और शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कब मृत्यु कर सकते हैं, उन 7 कंडीशंस को भी पढ़ेंगे। उनसे एक क्वेश्चन आया है हर बार, तो हम उस चीज़ को देखेंगे जो पुरानी किताब की सेक्शन 100 है, हम उसे देखेंगे, पूरी बात समझेंगे। उसमें केस लॉ भी है, उसे भी हमें पढ़ना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे करके आपको हर विषय की तरफ लेके चल रहा हूँ। कोशिश यही है कि सारी बातें बेहतर तरीके से दिमाग में जाएं और आप भी धीरे धीरे करके उन्हें ग्रेस्प करते रहें, ताकि जब समय आए तो सब बहुत अच्छा बने। एक एक प्रश्न संभालने का प्रयास करें। 2.5 मार्क्स का एक प्रश्न है, बहुत वैल्यू रखता है सिलेक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।